कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन। ठीक बेटा? है? क्लियर है? ओके। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये आ गया, Zn प्लस CuSO4 मिलकर बनाते हैं ZnCSO4 प्लस Cu। ठीक है? और ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये बेटा रिएक्शन रिडॉक्स है? अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है, बताओ बेटा, पार्टिसिपेट करो। सर ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा तो रिडॉक्स है। देखो कैसे देखा जाता है। जिंक में क्या है? 0। यहां जिंक पे क्या है? +2, क्योंकि सल्फेट पे डायरेक्ट -2 होता है। कॉपर सल्फेट में, सल्फेट पे -2 तो कॉपर पे +2, और ये कॉपर अकेला है भाई, तो इसका मतलब ये रिएक्शन रिडॉक्स है। तो ये बताओ, जिंक से क्या बन रहा है? +2। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो किसी का घट भी रहा होगा, तो किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर का। देखो यहीं पे गलती करते हो, है ना? इधर देखो बेटा, अगर आपने ये कह दिया कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर तो ये है, कॉपर सल्फेट का होता है। कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। आई बात समझ में? तो ये रिएक्शन रिडॉक्स है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, समझ में आया? है? अच्छा, इसी पे ही कुछ छोटे छोटे सवाल और ले लो। बताओ बेटा, CaCO3 मिलकर CaO प्लस CO2 बनाते हैं, क्या ये रिएक्शन बेटा रिडॉक्स है? तमन्ना बोलिए, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? नहीं है, नहीं है। यहां कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इधर भी +2, और किसी के देख लो, यहां कार्बन की कितनी है? +4, है ना? तो उधर भी कार्बन की कितनी है? +4। तो ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। पता है मैं किस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं? जब नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए क्लास के अंदर। समझे? ओके। बताओ, NaCl नहीं, NaOH प्लस HCl फॉर्मिंग NaCl प्लस वाटर, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? हैं? एसिड बेस रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं होती, पहचानना सीखो। अच्छा, ये बताओ, Na वाटर मिलके NaOH प्लस H2, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? है? इतनी देर नहीं, 5 सेकंड का काम है। यहां सोडियम 0, यहां सोडियम +1। अरे पूरा मत देखा करो, अगर एक की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है तो दूसरे की भी होगी, बस एक का चेंज दिख जाए रिडॉक्स है, बस। कर लोगे इस तरह के कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सा? अच्छा, रिडॉक्स में ये पहचान लोगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिडक्शन होगा। समझ में आया बेटा? और इतनी बात समझाने के बाद अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन पहचान लोगे आप आराम से? चलो, बहुत अच्छी बात है। और अगर पहचान लोगे तो अब अगले क्वेश्चन पे चलो, लिखो, पिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reducing agent, both
बोथ। यानी मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स दूंगा जिसमें आपको यह पहचानना होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन दोनों है। ठीक है, दोनों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ। पहला KMnO4। दूसरा, पहले मैं इस क्वेश्चन को करने का मौका आपको दूंगा, ठीक है। K2Cr2O7। तीसरा H2S। फोर्थ Cl2O7। फिफ्थ SO2। सिक्स H2O2। सेवेंथ PH3। एट्थ SO3। नाइन, नाइन केस में अगर हम HNO3 ले लें, और 10th केस में अगर हम HNO2 ले लें। चलिए, इन 10 क्वेश्चनों में आप मुझे बताइए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, कौन दोनों का काम कर सकता है। अपना 2 मिनट दिमाग लगा लो। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप भी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हुआ भाई? हैं? करें, पूछूं? रोहित भाई है, अभी समर्थन में तो काफी आगे थे। है, चलो एक बार पूछ लो, फिर मैं अपने आप तरीके से बताऊंगा। हाँ, KMnO4। बी लिख देता हूं। अरे वाह, आज तो आप लोगों ने छक्के पे छक्का मार दिया है। अरे वाह, फिर तो मेरे बताने लायक कुछ रहा ही नहीं, तो सारे हो गए। बिल्कुल सही आंसर है। अप्रोच क्या लगाई? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, मैक्सिमम पर हो ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम पर हो और बीच में हो, बहुत हो गए। ठीक है, जैसे KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 7। और 7 से ज्यादा जा भी नहीं सकती, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में 7B में है। तो 7 पे है, तो उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे कम आ सकता है, तो अपना रिडक्शन करेगा।
तो अपना रिडक्शन करेगा तो एजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग, है ना? अच्छा, जैसे SO2 आपने बोथ बोल दिया, ठीक भाई। तो अगर SO2 आप लोगों ने बोथ बोल दिया तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? चार। चार आएगी ना? तो चार सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो रेंज क्या हुई? -2 से क्या? +6। और बंदा किस में बैठा है? 4 पे। तो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, तो बोथ हो गया। अब बहुत ही अच्छा आंसर दिया। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको, आपकी नॉलेज बढ़ा देता हूं। ये क्या लिखा है? हुक्का। ट्रिक देखो, देखो बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट नेचर होगा, सी। और जिसका कोवलेंट नेचर होगा वो एसिडिक नेचर होगा। तो हाँ जी, इधर सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि SO2 और SO3 में ज्यादा एसिडिक कौन? SO3, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होता है। और SO2 और SO3 में ज्यादा कोवलेंट कौन? SO3। तो ज्यादा आयनिक कौन? SO2। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हुक्का की ट्रिक याद रखना, जिससे कि आप बड़े आराम से इसको निकाल लोगे। सही है बेटा? ओके। अब इसके बाद अगला जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अगला क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, बेटा इधर सुनो, PMT में आ चुका है कि 1 मोल N2H4 ने, 1 मोल किसने बेटा? N2H4 ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और एक नया कंपाउंड बनाया। तो बताओ उस नए कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? यह क्वेश्चन पहले PMT होता था, उसमें आ चुका है। 1 मोल N2H4 ने 10 मोल क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और एक नया कंपाउंड बनाया। तो उस नए कंपाउंड में नाइट्रोजन की नई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, बेटा आप भी जवाब दो। और ये जो मैंने 10 के 10 लिखे हैं ना, ये बिल्कुल सही बताए हैं, ध्यान रखना भाई। एक मोल N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एक नया कंपाउंड बनाता है। तो उस नए कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन होगा उसकी नई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? PMT में आया हुआ क्वेश्चन, करें। देखो, क्या आपको ये पता है वो नया कंपाउंड कौन है? N2H4 कुछ भी बना सकता है, ठीक। मुझे नहीं पता वो क्या है। देखो मैं कैसे करता हूं, मैं तो ये मानूंगा वो नया कंपाउंड पता नहीं क्या है, लेकिन वो ये है। नहीं आया समझ में? अगर इसका 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 10 बार प्लस नहीं आएगा? तो नया कंपाउंड ये हो गया। और इस नए कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। 2x + 4 = 10। तो क्या x की वैल्यू 3 हो जाएगी, +3, बस। सुन लो, इधर सुनो, इसी क्वेश्चन को वो आज ये तो PMT में आ चुका है। अब वो उसको घुमा देंगे। कैसे घुमा देंगे? कि 2.5 मोल N2H4 25 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके नया कंपाउंड बनाते हैं। तो बताओ नाइट्रोजन की नई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो 2.5 वही आएगा आंसर। 2.5 में 25 है, तो 1 में
तो अब देखो एक में 10 कर दिया। ठीक। अब जैसे मान लो, एक बात सुनो बेटा, इधर सुनो। ऐसे आ गया, 1 मोल KMnO4 ने, किसने, 1 मोल KMnO4 ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एक नया कंपाउंड बनाया। सुन लो बेटा, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बताया मैंने अभी इतनी देर में, बोलो। हाँ, 1 मोल, क्वेश्चन नोट करो, 1 मोल KMnO4, 1 मोल KMnO4 जो है वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन को जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो गेन करेंगे। 1 मोल KMnO4 5 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। तो उस नए कंपाउंड में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। बस हो गया इतनी देर में। समझ गए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? हैं? कैसे, कैसे करते हैं भाई? KMnO4 है, नया कंपाउंड हमें पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन अगले ने 5 मोल एक्सेप्ट कर लिए, तो चार्ज कितना आ गया, 5 माइनस। अब निकाल लो, सही है। तो K का बोलो +1, Mn का बोलो x, ऑक्सीजन का बोलो -8 इक्वल टू -5, कितना आएगा, +2 आएगा, +2 हो गया। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो, और वो ये होगा। ठीक है भाई, आगे चले। हैं? पता है अब तक मैंने कितने क्वेश्चन कराए? पहले तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानना, दूसरा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन दोनों। और अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 1 मोल ने इतना किया, 10 मोल ने इतना किया, 20 मोल ने इतना किया, नया कंपाउंड बना, नई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सबको करने का ये ढंग होगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो, इन विच केस, आज तो क्वेश्चन करवा रहा हूं, आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ बेटा, इन विच केस सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। ठीक बेटा, पहला H2H2O6, दूसरा H2H2O7, तीसरा H2H2O8 और फोर्थ नन कर दो। चलो 1 मिनट अपना दिमाग लगा लो, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा। बोलो भाई, फर्स्ट कंपाउंड में एस एस बॉन्डिंग क्या होगी, पॉसिबल होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं है। ठीक है, रुको रुको 1 मिनट, एक बार बताओ तो बेटा, अप्रोच क्या लगा दी, ये बता दो। अच्छा, याद था? क्या ट्रिक है बता। हाँ, हाँ, हाँ। मैं बोलूं, यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कितनी आएगी, +5। यहां बोलो, यहां वैसे तो आएगी कुछ, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्व करके तो यही आई थी, H2H2O7, इसको हम मार्शल एसिड ही बोलते हैं। अब मैं बोलूं, हैं, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अगर सल्फर या कोई भी एलिमेंट, सुन लो, अब मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं, इसको भी आप ट्रिक मान सकते हो, कि अगर सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आए या मैक्सिमम से ज्यादा नजर आए, तो वहां कभी भी सेंट्रल मेटल टू सेंट्रल एटम टू कभी बॉन्डिंग नहीं होती। हमेशा, इधर सुनो, इधर सुनो,
सल्फर की, जैसे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बता बेटा? +6 है ना। अगर लिमिट से कम आए तो उसमें सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम हमेशा बॉन्डिंग होगी। बस। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, इधर देखो, H4P2O7, H4P2O7 आया है। अब मैं H4P2O7 में पूछा गया P और P के बीच में बॉन्डिंग है या नहीं, मैं खट से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, कितना आएगा? है +5। फास्फोरस मैक्सिमम कितना हो सकता है? +5 नहीं होगी। कब होगी? जब उससे कम होगी। बताओ, N2O5 और N2O4 में किस में N बॉन्डिंग होगी? N2O4 में लिमिट से कम हो तो वहां सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्डिंग होगी। ये भी एक ट्रिक बन सकती है, और बन गई, नोट कर सकते हो। जिसको पता है वो नोट कर ना करे, जिसको नहीं पता वो कर ले भाई। हो गई बात। बोलो भाई, क्या बोला बेटा? हाँ, बस। लो बना दिया। इसमें एन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अगर N2O4 है तो ये बीच का ऑक्सीजन हटा दो। सीधी ट्रिक है। अगर लिमिट से कम होगा तो बॉन्डिंग होगी, लिमिट के बराबर या उससे ज्यादा होगा राहुल तो नहीं होगी। बस खत्म बात। कर लोगे? हैं? ओके। ये भी हो गया क्वेश्चन। ऑनलाइन बेटा जरा एक बार रिस्पांस दे दो, सारे तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। अब सुनो, इतना समझाने के बाद अब हम इस चैप्टर के अगले हिस्से में और अंतिम हिस्से में जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। ठीक बेटा, बैलेंसिंग करते हैं। देखो इधर, बैलेंसिंग के लिए आपको पता है कि एसिडिक मीडियम भी होता है, बेसिक मीडियम भी होता है, न्यूट्रल मीडियम भी होता है, वगैरह वगैरह सारा होता है। ठीक है। देखो, मैंने बैलेंसिंग जो सिखाई है, आपको पता है कि हमारे पीएमटी के एग्जाम में बैलेंसिंग भी पूछी जाती है, और पता क्या करते हैं, वो इक्वेशन दे देते हैं और उसके कोफिशिएंट पूछ लेते हैं। हाँ बेटा, पहले तो मैं बच्चों से जानना चाहता हूं कि जिसको जो पता है पहले बताओ बैलेंसिंग कैसे करते हो, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। इस पॉइंट के क्वेश्चन करने से पहले मैं पूछ रहा हूं बैलेंसिंग करते कैसे हो, ये तो बता दो यार। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एन फैक्टर से करते हो। वो भी ठीक है, और कोई तरीका है? इलेक्ट्रॉन रिएक्शन अलग अलग करके और ऐड करोगे फिर तो टाइम काफी लग जाएगा, वो तो काफी लंबा हो जाता है, वो तो बेकार होता है। ठीक है। एसिडिक मीडियम में एच को बैलेंस करने के लिए ऋतिक भाई, +1 में किया नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं आपसे। एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते थे? H+ से। बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करते थे राहुल? OH- से। ऐसे ही था ना? सुनो, रुको एक बार याद दिला देते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ऐसा है यार, थोड़ा सा नहीं, क्या +1 में आप लोगों ने बैलेंसिंग नहीं करी है? नहीं करी है? कमाल हो गया फिर तो। है? इधर देखो, चलो मैं एक बार बताता हूं, पहले एक बार वो वाला मेथड बता देता हूं थोड़ा सा, जिससे इनको याद हो जाए। देखो, मान लो Cr2O7 2-, लेकिन मैं पहले कह दे रहा हूं इस मेथड को कभी ऑब्जेक्टिव में यूज मत करना, लेकिन उसको बताऊंगा तभी मैं अगली बात बता पाऊंगा। Cr2O7 Fe2+, ये बनाता है क्रोमियम 3+, और ये बनाता है Fe3+। कहा गया कि इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। इस इक्वेशन को आप एसिडिक मीडियम में क्या बेटा? बैलेंस करो, ये कहा गया। ठीक है।
तो अगर आपको बैलेंस करना हो तो पहले ये बता दो बेटा, इधर देखो, किसकी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही, बताओ खुशी बेटा। मतलब Cr2O7 क्या बना रहा है? तो हम लोग कहते थे ना कि भाई जिसका चेंज होता है वो अलग अलग रख लो। तो हम कैसे रखते थे? Cr2O7 किस में जाता था? Cr3 प्लस से। और दूसरी आधी इक्वेशन कौन सी होती थी? Fe2 प्लस से क्या बेटा? Fe3 प्लस होती थी। या इधर देखो, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उसको आधा आधा कर दो। तो एक बात बताओ, यहां पर ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। एक क्रोमियम की निकालोगे तो कितनी आएगी? +6। यहां एक आयरन की +2, एक आयरन क्रोमियम की +3, ये +3 हो गया। अब बताओ कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है? 6 वाला किस में जा रहा है? 3 में, ये लिख दिया। 2 वाला किस में जा रहा है? 3 में, ये लिख दिया। हो गया बेटा, दो आधी आधी इक्वेशन हो गई। तो पता +1 में हम सब्जेक्टिव तरीके से कैसे कराते थे बच्चों को? देखो, आओ हरिद्वार चलें, कभी नहीं भूलोगे। अब मैं बताता हूं कि इस ट्रिक का हम कैसे इस्तेमाल करते थे। पहले ए का मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। क्या मैंने बोला? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या बेटा? चेंज हो रही है, उसके एटम को बैलेंस कर दो। बताओ बेटा, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है? क्रोमियम की। यहां क्रोमियम कितने हैं? 2। तो अब उसके बाद ओ आया। ओ का मतलब अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 7। यहां एक भी नहीं, तो 7H2O हो गया। आया जी समझ में? उसके बाद में H, यानी अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, तो H+। यहां हाइड्रोजन कितने बोलो? 14। यहां एक भी नहीं, तो आप यहां पे क्या कर दो? 14H+ कर दो। AOS समझ में आया? सी का मतलब होता है चार्ज। अब लास्ट में चार्ज को बैलेंस करो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है? +14 -2 बोलो। +12। बेटा ये बहुत हल्का चैप्टर है, इसमें इतनी मेहनत ना करवाओ जो इक्विलिब्रियम में हुई और थर्मोडायनामिक्स में हुई। ये तो आसान आसान से चैप्टर है, तो फटाफट हो जाने चाहिए। तो +14 -2 कितना हुआ चार्ज? +12। और इस तरफ कितना चार्ज हुआ? +6। तो सुनो, डिफरेंस है ना चार्ज का। तो मैं +1 में एक ट्रिक दिया करता था, जिस तरफ चार्ज ज्यादा है उसी तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बताओ चार्ज किधर ज्यादा है? लेफ्ट हैंड साइड में, +12 और +6। इधर कितने चार्ज ज्यादा है? 6। तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जिधर चार्ज ज्यादा होता है उधर जोड़ दिया करो। अब हो गया AOH। आओ हरिद्वार चलें। अब इसके बाद आपको कभी नहीं भूलोगे कि क्या होगा। और सुनो, अब अगर इसको बैलेंस करो तो पहले बताओ, पहले क्या कहते हैं? ए, क्या एटम बराबर नहीं है? बोलो। उसके बाद ओ का मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या बैलेंस करे? क्या हाइड्रोजन आएगा अनुज? मतलब है नहीं। यहां तो लास्ट है, चार्ज की बात होगी। यहां चार्ज तमन्ना 2, यहां चार्ज 3। किधर चार्ज ज्यादा है? राइट में ना, उधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे? एक हो गया। हो गया बेटा है? उसके बाद ये दोनों आधी आधी इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसके बाद हमें +1 में सिखाया जाता था कि इन दोनों को ऐड करके ये इक्वेशन बनाओ और ये इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, है ना? तो आप इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करते थे? 6 का। ये समझ में आ रहा है? अरे भाई बता तो दो यार, कम से कम ये तो पता होगा। 6 का आप कर दो। तो अगर 6 का कर दोगे तो इक्वेशन बैलेंस करके क्या आती थी? Cr2O7, आगे बोलो, 2 माइनस, प्लस बोलो 14H+, प्लस बोलो 6Fe2+, आगे बोलो बेटा 2 क्रोमियम, आगे बोलिए 3+, है 6 बोलो Fe3+, कुछ रह गया शायद, +7H2O रह गया। हम +1 में इक्वेशन को सब्जेक्टिव मेथड से ऐसे बताते थे।
तो उसके लिए ट्रिक हम बच्चों को बना देते थे, आओ हरिद्वार चलें, और उससे जो है हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते थे। ठीक बेटा। अच्छा एक बात बताओ जरा, देखें किसी को याद हो, अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो उसमें थोड़ा काम टेढ़ा होता था, क्योंकि वहां H प्लस नहीं, क्या OH माइनस। पता है मैं बच्चों को वहां क्या कहता था, सुनो क्या कहता था मैं बच्चों को, कि अगर आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो भी वहां आप एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस करो। अब जैसे बताओ ये इक्वेशन किस मीडियम में बैलेंस हुई, और किसी ने कह दिया नहीं मुझे बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो मैं पहले किस में करूंगा, एसिडिक में। तो एसिडिक में कर लिया। अब देखो कैसे करूंगा, इधर देखो, बताओ एसिडिक मीडियम में चाहिए कि बेसिक मीडियम में चाहिए, बेसिक। तो H प्लस आपको नहीं चाहिए, तो देखो 14H प्लस के अंदर अगर मैं 14OH माइनस इधर जोड़ दूं और इक्वेशन में फर्क ना पड़े, यहां भी OH माइनस जोड़ दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बेटा, नहीं पड़ेगा। अब बताओ 14H प्लस और 14OH माइनस आपस में मिलके क्या बना लेंगे, 14H2O, और ये क्या है 7H2O। तो अगर बच्चों को कुछ दिमाग चल रहा हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, Cr2O7 2 माइनस 6, बोलो बेटा, Fe2 प्लस, और 14 वाटर और 7 वाटर को सॉल्व करके 7 वाटर कर लो, और इस तरफ क्या होता है 2 क्रोमियम 3 प्लस हुआ, और 6 हमारे लिए क्या हुआ, Fe3 प्लस हुआ, और शायद यहां पे 14 क्या होगा बोलो, OH माइनस होगा। अब यही इक्वेशन किस मीडियम में बैलेंस हो गई, बेसिक में हो गई। तो तुम अलग से कोई नियम पढ़ो बेसिक मीडियम के लिए, वो बेकार है। आप एसिडिक में ही बैलेंस कर लो, बाद में उसको बेसिक में कन्वर्ट कर लो अगर चाहिए तो, बस। तो ये तो मेरा सब्जेक्टिव मेथड था, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना था। मैं तो कभी सलाह नहीं दूंगा कि इस मेथड से आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, लेकिन ये 11th में था, ये हम लोग पढ़ाते हैं 11th में ऐसे। और वो याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दी, आओ हरिद्वार चलें, जो मैंने आपको बता दिया आपको। इससे पता लग जाएगा कि भाई पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, अंत में क्या करना है। कई बार तो मैं देखता हूं चार्ज में गलती कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है इधर, कर जाते हैं इधर। तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला, बच्चों को बताया, जिधर चार्ज ज्यादा हो और जितना ज्यादा हो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। आया भैया समझ में है, 11th वाला याद आया। लेकिन मैं नहीं सलाह दूंगा कि ऑब्जेक्टिव में कैसे, ऑब्जेक्टिव में एन फैक्टर से किया करो, जैसे वो जस्मिन बता रही थी, क्या बोल रहा था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, वो मैं आपको सिखा देता हूं, और सारी बैलेंसिंग आप उसी से ही करो, ठीक है। और ये ध्यान रखना बेटा, बैलेंसिंग नीट में आती है, कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखो, लिखो बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग क्या, यही ले लो जो अभी किया था, Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस, ठीक है, मीडियम एसिडिक है, और यहां क्या बना है Cr3 प्लस, और यहां क्या कर दिया Fe3 प्लस। इसी इक्वेशन को बेटा हम बैलेंस करने जा रहे हैं, और एन फैक्टर के मेथड से जा रहे हैं रोहित भाई। और जिन बच्चों ने 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखेंगे, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बड़ी आसान सी बात है। इधर आओ बेटा, खुशी बेटा, देखो कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ये पहले बताओ Cr2O7 किस में बदल रहा है, अच्छा ये बताओ यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, यहां क्रोमियम की क्या है, +3, है ना। आपको पता है एन, अच्छा ये बताओ एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता है कि एक मोल कंपाउंड या आयन कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसी को तो हम एन फैक्टर कहते हैं। अगर मैं इसका एक मोल ले लूं तो उसमें क्रोमियम के एक एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं कि दो, तो मैं चेंज एक का लूंगा या दो का, इसका अगर मैं एक मोल लूंगा Cr2O7 का अगर मैं एक मोल लूंगा, तो क्या क्रोमियम उसमें एक है कि दो हैं, तो मैं चेंज दो का लूंगा। दो लेने का मतलब एक ही मोल तो हुआ है। तो बताओ
एक क्रोमियम का कितना, 6, और यहां एक क्रोमियम का कितना, 3। तो एक क्रोमियम की वजह से डिफरेंस कितने का है, 3 का। और कितने क्रोमियम का डिफरेंस लेना है, 2 का। तो क्या इसका एन फैक्टर अगर आपके समझ में आया हो, 6 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे तो एन फैक्टर निकालते थे ना, कि भाई एक मोल चाहे वो आयन हो चाहे कंपाउंड हो, वो कितना चेंज करता है। तो एक मोल में देख लो कि कितने एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहे हैं, दैट सिंपल। ठीक, अच्छा। इसी प्रकार से अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालूं, तो Fe2+ से क्या बन रहा है बेटा, Fe3+। अगर मैं इसका एक मोल लूंगा तो चेंज कितने का है, एक ही का है। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, 1। तो पहले बताओ एन फैक्टर देख लोगे हैं? और अगर एन फैक्टर देख लोगे तो बैलेंसिंग कुछ नहीं है। क्या ट्रिक है, एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एन फैक्टर को, ये तो पहली बार एन फैक्टर बता रहा हूं, नहीं तो ये तो फटाफट निकलता है। एन फैक्टर को क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो, तो Cr2O7 माइनस Fe2+ और क्रोमियम 3+ Fe3+। ओके, और बताओ इसका एन फैक्टर कितना था भाई, 6, यहां कर दो। इसका एन फैक्टर कितना था भाई, 1। 1 ना भी लिखो या लिख भी दो, क्या फर्क पड़ता है। हो गया बेटा। अब देखो इधर कर दिया फटाफट, इधर देखो। अब लेफ्ट हैंड साइड फिक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड फिक्स। अब हिट एंड ट्रायल लगा दो उधर। जब इधर का टर्म फिक्स हो गया, हिट एंड ट्रायल लगा दो। बताओ बेटा, क्रोमियम कितने, 2, आयरन कितने, 6, ऑक्सीजन कितने, इधर एक भी नहीं, कितने हो गए, 7H2O। हाइड्रोजन कितने, 14, इधर एक भी नहीं, और 14 क्या कर दो, H+ कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बता सकते हो बेटा बैलेंसिंग कैसे करोगे, क्या कैसे, एन फैक्टर निकाल के उल्टा। चलो एक दो प्रैक्टिस और करते हैं, इधर आओ। इस क्वेश्चन को करने के बाद में Zn+NO3- ने बनाया Zn2++NH4+। और आपसे पूछा गया इस इक्वेशन को आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करिए। किस में बेटा, एसिडिक में। रुको रुको बेटा, समझाते हैं, पहले इधर देखो। बताओ, जिंक का एन फैक्टर है 2 आएगा, इसका एन फैक्टर 2 याद रखो। यहां इसका एन फैक्टर बताओ, ये से वो बन रहा है, यहां इनका कितना आएगा, +5। वहां कितना आएगा एन का, चेंज देखो ना। बेटा इतनी देर में तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बिल्कुल यूज टू हो जाने चाहिए। सिंपल है यार ये तो, है। अब अगर इस चैप्टर में भी इतनी मेहनत करवाओगे तो फिर अब जो चैप्टर जो रियल में शुरू होने जा रहा है, जिसको हम सोल्यूशन, वो क्या है, इलेक्ट्रो, जिसकी शुरुआत मंडे से होगी, थोड़ा पढ़ के आना। ये तो चलो हल्का फुल्का चैप्टर है, दाएं बाएं भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए सब तरह के। देखा मैंने आज कितने तरह के क्वेश्चन कराए, रिडॉक्स है कि नहीं, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, बैलेंसिंग की बात अब हो रही। चलो अब इधर आओ, इसका एन फैक्टर, इसका 8, 8 यहां आना चाहिए, 2 यहां आना चाहिए। लेकिन हमें केमिस्ट्री में एक चीज और भी तो समझाई जाती है, कि हमेशा इधर बताओ, अगर इक्वेशन 2 और 4 से बैलेंस हो रही हो, तो 2 और 4 से बैलेंस करोगे या 1 और 2 से करोगे। यानी सबसे सिंपलेस्ट उससे करते हैं। तो यहां कितना है, 8, यहां कितना है, 2। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां कितना करना चाहिए, 4, और यहां कितना करना चाहिए, 1। हो गया, आया समझ में। और सुनो इधर पहले। अब Zn कितना है, 4, यहां 4 कर दो। N कितना है, 1। हो गए बेटा, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं यहां, उधर एक भी नहीं, क्या कर दूं, 3H2O। ओके भाई। अब बताओ हाइड्रोजन उधर कितने हो गए, 10, इधर एक भी नहीं, तो 10 क्या कर दूं, H+। हो गई इक्वेशन बैलेंस।
दिक्कत क्या है कोई दिक्कत है? और सुनो, क्वेश्चन कैसे आता है पता, बैलेंसिंग का ऐसे आता है, इसके कोफिशिएंट कर देंगे ए, इसके बी, इसके क्या कर देंगे सी, और चार ऑप्शन दे देंगे क्या है। तो मैं तो बच्चों को तुरंत कहता हूं बैलेंसिंग में पता क्या करो, एन फैक्टर को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, यहां चार और एक आएगा। इससे कि ये पहले कि हम पूरा सॉल्व करें, हम ये देख लें कि ए की वैल्यू कहां 4 है और बी की वैल्यू कहां 1 है। अगर वो एक ही चॉइस है तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है, वही आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? अब जब दो हो तो फिर करना पड़ेगा, तीन है तो भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही है तो अपना फटाफट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? है? तो इस तरीके से हम एन फैक्टर का, और सुनो अगर यहां बेसिक मीडियम पूछा जाता तो पहले एसडी कर लेते, उसके बाद 10 OH यहां भी जोड़ते भाई, और 10 वहां भी जोड़ते। तो OH की कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी 10। अगर वो चॉइस में दी है और एक ही जगह दी है, बस खट से उसी में निशान लगा लो। पूरा क्यों सॉल्व कर रहे हो? समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने क्या बोला आपको। तो इस तरीके से जो हम आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस करो। कर लोगे इस तरह के? है? अच्छा रुको, एक समस्या इस तरह के क्वेश्चन में आती है, वो पता कौन सा होता है, आपने ये पढ़ा है? डिसप्रपोर्शनेशन पढ़ा है? डिसप्रपोर्शनेशन क्या चीज होती है बताओगे बेटा? मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। पता होगा तो नोट कर लो फटाफट। इफ सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, if same element is oxidized and reduced, it is called disproportionation reaction. It is called disproportionation reaction. अगर सेम एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है और रिड्यूस्ड होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, बोलो? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो एक रिएक्शन देखो, P4 प्लस NaOH प्लस वाटर ने बनाया PH3 प्लस NaH2PO2। इधर देखो, हो गई बेटा? है? अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है? एक बार आप लोग ना लिखो, एक बार मुझे समझा लें दो पहले, ठीक है? ये इक्वेशन बैलेंस करने को आ चुकी है, और जब पीएमटी में आया था तो इसको ए कर दिया था, इसको बी कर दिया था, इसको सी कर दिया था, इसको डी कर दिया था, इसको ई कर दिया था, और कोफिशिएंट पूछे थे। ठीक, पहले बताओ P4 में P की ऑक्सीडेशन स्टेट, NaOH में Na की +1, O की -2, H की +1, H2O में H की +1, O की -2, PH3 में H की +1 लेकिन P की -3, और NaH2PO2 में Na का +1, H का भी +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, और आप फास्फोरस का निकाल के देखो कितना आएगा, +1 आएगा। ये मैंने काम जल्दी जल्दी कर लिया, कर लोगे भाई? इशू ये तो हो जाएगा। अब देखो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है, 0। क्या हो रही है यहां, -3, घट रहा है। फास्फोरस की यहां कितनी है बेटा, 0। यहां कितनी है, +1। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, सेम एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा, तो ये रिएक्शन क्या हुई, डिसप्रपोर्शनेट। मैंने तो पीएमटी में ऐसे देखा भी है, कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है, ऐसे भी सवाल आते हैं, ऐसे भी आते हैं। फिलहाल इसकी बात करते हैं। देखो इधर इधर बेटा, एक बात देखो, अभी जो मैंने बैलेंसिंग का तरीका बताया, तो मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का एन फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही बोला ना मैंने। अब कहोगे सर यहां तो दिक्कत है, क्योंकि यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही है और रिड्यूसिंग एजेंट भी वही है, तो उल्टा मल्टीप्लाई कैसे करें? क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होता, रिड्यूसिंग एजेंट अलग होता, तो इसका एन फैक्टर अलग होता, इसका एन फैक्टर अलग होता, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देते। यहां तो दोनों ही बार कौन है, P4 है, एक ही है,
तो डिसप्रपोर्शनेशन में मेरी सलाह ये होगी कि इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से बैलेंस करो। देखो कैसे, आ जाओ इधर देखो, पी का बोलो -3, यहां कितना है 0, एन फैक्टर इसका बोलो 3, और इसका पी का बोलो +1, इधर 0, इसका एन फैक्टर बोलो 1, इसका एन फैक्टर 1, यहां 1 कर दो, इसका एन फैक्टर बोलो 3, यहां कर दो। हो गया बेटा, आ रहा है समझ में? अब इसको फिक्स करके इधर आ जाओ, बताओ बेटा पी कितने हो गए, 3 और 1 4, बैलेंस है, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आ रहा है समझ में? और ये बताओ एन ए कितने हो गए 3, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। आ रहा है समझ में? अब बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 ये भी हैं और 6 ये भी हैं, तो 9 हो गए। और अपने पास कितने थे 3, तो ये हो ही गए और 9 लाने हैं, तो क्या यहां भी 3 करना पड़ेगा? तो 9 हो जाएंगे हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन को चेक करो तो यहां कितने होंगे 6, और यहां भी कितने होंगे 3, यहां 3, यहां बैलेंस हो गया। बस हो गई बैलेंस। तो बताओ बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन को कैसे बैलेंस करोगे? हैं? अच्छा, अगर करोगे, रुको, तो Cl2 बेसिक मीडियम में बनाता है Cl- और ClO3-। जरा इस इक्वेशन को बैलेंस करो। Cl2 बेसिक मीडियम में Cl- और ClO3- बनाएगा, और इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है बेटा? है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां Cl0 है, यहां Cl-1 है, यहां Cl+5 है। आप सारे कोफिशिएंट छोड़ो, आप इसके और इसके कोफिशिएंट बता दो। इसका मैं यहां ए लिखे दे रहा हूं, इसका मैं बी लिखे दे रहा हूं। अगर इतना सही है तो बाकी भी सही होगा। कर दिया? हो गया बेटा? हैं? टाइम लगा दिया बेटा? नहीं हुआ? कर दिया? हाँ, बस इतनी देर का है। चल बेटा चेक करें। देखो, इधर देखो, इसका एन फैक्टर 1 आएगा ना, 1, और इसका 5, तो ये कितना, ये कितना 1 हो गया। अब इसके बाद हिट एंड ट्रायल, इधर 5 और 1 6, 3 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने, 3, बेसिक मीडियम छोड़ दो अभी, आप इसको हटाओ, 3 है, तो क्या लिख दोगे 3H2O हो गया। 3H2O से 6H, वो इधर है इधर नहीं है, तो इधर क्या करोगे 6H+। किस मीडियम में बैलेंस हुआ, चाहिए किसमें, तो क्या करूंगा 6OH यहां भी, और यहां पे भी 6OH हो गया बेटा। उसके बाद 6H+ और 6OH- मिलके क्या बनाएंगे 6H2O, और 3H2O के साथ में जब सॉल्व करोगे तो यहां क्या आएगा 3H2O। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, बोलो 3Cl2 प्लस 6OH- फॉर्मिंग 5Cl- प्लस ClO3- और प्लस 3H2O। दिक्कत है कुछ?
कर लोगे आराम से, है बेटा? कर लोगे? हैं? अगले लेक्चर में कोई ना आए तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन ऐसे करो। वो हाओ आओ हरिद्वार वाला वो मेथड ठीक नहीं है, वो बेकार है। वो 11th में सब्जेक्टिव के लिए ठीक था, लेकिन बता दिया मैंने एक बार। और अब बेटा बस एक छोटी सी बात और रह गई है, इधर देखो, एक बात और देखो, यहां तक समझ में आया? क्या अभी तक मैंने जितनी भी आपको इक्वेशन बैलेंस कराई, वो सारी की सारी आयनिक इक्वेशन थी कि नहीं थी? लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आयनिक भी आता है और नॉन आयनिक भी आता है। नॉन आयनिक में सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए। लिखना जरा, बैलेंस फॉलोइंग, बैलेंस फॉलोइंग। देखो बेटा, Mg प्लस HNO3 फॉर्मिंग MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस का NO प्लस का वाटर। ये तो मैं कराऊंगा आपको, और पीएमटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आप करोगे। K2Cr2O7 प्लस HCl फॉर्मिंग KCl प्लस CrCl3 प्लस आपका Cl2 और प्लस यहां पे क्या बेटा, H2O। ये दूसरी इक्वेशन आप बैलेंस करके दिखाओगे, पहली मैं बता देता हूं। बेटा एक बार सारे बच्चे रुक जाओ, है ना? हो सकता है कि बैलेंसिंग में आपको कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, फिर दूसरे। ये बताओ, ये आयनिक इक्वेशन है ऋतिक की नॉन आयनिक है? नॉन आयनिक, यहां कहीं भी आयन नहीं दिख रहा है। बेटा इधर देखो, बतावें इसको बैलेंसिंग के लिए? लिख लिया? पहला मैं करा देता हूं, दूसरा आप करोगे, पीएमटी में आ चुका देखो। और उन्होंने क्या किया था, ए और बी कोफिशिएंट पूछे थे, ठीक है? तो वो मैं बताऊंगा उससे पहले इधर देखो बेटा, अभी जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो Cr2 और 7 किस में दिखता है आपको? Cr3 प्लस में। क्या क्रोमियम कहीं और दिखाई दिया था? नहीं ना? जब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस किया था तो क्या क्रोमियम कहीं और भी था क्या इसके अलावा? बस। लेकिन अब आप देखो, यहां क्या है, HNO3। HNO3 में कौन है? N, नाइट्रोजन है। क्या वो नाइट्रोजन एक जगह है कि दो जगह है? और अभी जो हम कर रहे थे वो एक ही जगह था। आराम से देखना, Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 में H की बोलो, N की बोलो +5, O की बोलो -2। MgNO3 में डायरेक्ट अगर NO3 की मैं -1 ले लूं तो Mg की कितनी आएगी? +2। और NO की कितनी आएगी? +2। और वाटर तो अपनी जगह पे होता ही है, +1 -2। बेटा क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? है। तो पहले आप एन फैक्टर निकालो, 0 से 2। इसका एन फैक्टर बोलो 2। रुक जाना, दिमाग लगाना है। यहां 2 फाइनल नहीं है अभी ये। 5 से 2, इसका एन फैक्टर बोलो, है 3। कर दिया, कर दिया। जरा मैं बच्चों से ये पूछना चाहता हूं, आपने इसको इसके साथ ट्रीट किया, आपने इसको इसके साथ ट्रीट किया, और एन फैक्टर का उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इतने से ही आप बैलेंस कर लो। Mg कितने? 3 कर दो। N कितने हैं? 2। क्या आपने इस N को देखा, इसको देखा, और यहां क्या कर दिया? 2 कर दिया। यहां तक समझ में आया आपको? है? अब तसल्ली से सुनना, क्या N बैलेंस हो गए? क्या N बैलेंस हो गए? हैं? कितने N किस तरफ फालतू हैं? कितने? 6 है। और उस एन का सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में दो जगह है कि एक ही जगह है? तो वो 6 भी इसी से तो आएंगे, और 2 पहले से ही हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट एन की 2 की रहेगी या 8 की रहेगी?
8 की रहेगी, तो मैंने यहां 2 को काट करके क्या कर दिया, 8 कर दिया। और अब बताओ सारे एन बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? अब बचे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो तो वैसे ही हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? है? बोलो। सर ये तो आपने नई बात बताई। अरे नई बात इसलिए बताई क्योंकि यहां HNO3 दो रूपों में दिख रहा है। वो कहीं पे NO3 के रूप में भी है और कहीं पे NO के रूप में भी है। तो मुझे दो सोर्स लेके आने पड़े, तो दो लेना पड़ेगा मेरे को। और पीछे जो हम इक्वेशन बैलेंस कर रहे थे वो एक ही पे था। है बेटा? समझ में आया? मुझे ये करके दिखा दो। कर दिया तो मैं मान गया कि आपको समझा गया, और नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। तो मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है, रिडॉक्स इतना ही तक था। ठीक है? और अगली बार से, मंडे से, बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू होगा। पढ़ के आना। बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, जैसे इक्विलिब्रियम कराया है और थर्मो डायनामिक्स पढ़ाया है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बैलेंसिंग घर पे करना। मुझे सिर्फ ए और बी का कोफिशिएंट चाहिए, बस। सबका नहीं चाहिए। पीएमटी में क्वेश्चन ये आ चुका है। मंडे का टेस्ट पता है ना भाई, एक बार पूरा इक्विलिब्रियम। इतनी देर लगा दी? कर दिया? आपने कर दिया? और किसी ने? हो गया? अनु बेटा करा? अनुज भाई? हम्म। हो जाना चाहिए था। तमन्ना हुआ? चलो तमन्ना बताएगी। ए बताओ कितना आया? 1। हाँ बोल। अरे गलत होने की चिंता क्यों कर रही है? और बी बोल। हाँ हाँ बी। ये है, बी है। ए और बी के कोफिशिएंट बता दो। चलो A1 और B14। राहुल भाई, ईशु, चलो इधर आओ। पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, ये पहले बताओ। कुछ होमवर्क किया है? पहले बताओ, रिडॉक्स है ये? है? अच्छा। ये पहले बताओ, क्रोमियम कितनी जगह दिख रहा है? मतलब एक से एक है। Cl कितनी जगह दिख रहा है? इधर एक, और इधर 3 जगह पे। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, जब आप रिडॉक्स से इसको बैलेंस करोगे तो K2Cr2O7 की तुलना किससे करोगे? हाँ। और HCl की तुलना किससे करोगे? Cl2 से, है ना? तो इसका एन फैक्टर 6। 6 आया ना? तो बेटा यहां 6 कर दिया। अभी फिक्स नहीं है। और इसका बेटा Cl पे -1 और उधर 0। और इसका एन फैक्टर में इसके एक ही एटम है, तो एन फैक्टर 1। तो 1 हो गया। हो गया बेटा? अब इसकी वजह से अगर आप देखो, तो अगर आप देखोगे तो भाई, ये पहले बताओ क्रोमियम कितने हो गए? 2। तो इसकी तुलना आप इससे 2 कर दोगे। आ रहा है समझ में? है ना? और रुको 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 रुको, क्रोमियम पोटेशियम भी 2 हैं, तो यहां 2 कर दोगे। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में HCl यहां कितना है? नहीं, यहां तो 6 आया ना। और कुछ तो नहीं है ना? 6 हो गया। हाँ अब ये 6 हो गया। बोल बेटा।
और 6 की वजह से यहां पे कितना हो गया? 3। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? रह गई ना? बताओ, कितने सीएल और फालतू हैं? 2 और 8। वो 8 भी कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे, और 6 वैसे चाहिए। तो क्या यहां पे 14 नहीं होगा? और बाकी तो हो ही जाएगा। आया समझ में कैसे करते हैं? कि नहीं आया समझ में? हैं? तो अगर आ गया है तो मुझे सारे बच्चे पहले ये बता दो, कर लोगे इसको? और रुको, बस 1 मिनट लेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं रहेगा ना एक क्वेश्चन छूट गया। पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? सारे मैंने करा दिया आज, जितने भी रिडॉक्स में आते हैं। ये समझ में आया? घर पे जाके एनसीईआरटी उठाना, और जितनी भी नॉन आयनिक इक्वेशन है उसको इस तरीके से कम 5 क्वेश्चन कर लेना। 5 कर लिया तो सब कर लोगे। कर जरूर लेना। नहीं करोगे तो सब कराया लिखा बेकार हो गया। ठीक। और अंतिम बात बता देता हूं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि KMnO4 की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से हुई। सुन ले भाई, और शायद किया भी हो। तो बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल से KMnO4 के कई मोल रिएक्ट करेंगे? ऐसे सवाल पीएमटी में आते हैं। अगर आज का लेक्चर जिसने सही ढंग से पढ़ा है ना, रिडॉक्स का एक भी क्वेश्चन उससे मिस नहीं होगा। कहीं से कर लेना। क्या क्वेश्चन है भाई राहुल भाई? कि KMnO4 की रिएक्शन अगर SO2 से होगी तो SO2 का 1 मोल KMnO4 के कै मोल की डिमांड करेगा? रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, मुझे बताने दो, फिर अगला आप बता देना। एक तो तरीका मैं पूरी इक्वेशन लिखूं, एक तरीका है कि मैं उसको पूरा बैलेंस करूं। इतना कहां समय है? आपको पता है ये इक्वेशन होगी तो बैलेंस भी होगी। क्या बच्चों को पता है कि KMnO4 का एन फैक्टर होता है, जो बच्चों को याद होना चाहिए? पता क्या है? एक ट्रिक है, बैन 153। ये ट्रिक सिर्फ KMnO4 के लिए है। बैन 153 मतलब समझते हो कि KMnO4 का बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 होता है, एसिडिक मीडियम में 5 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। ये ट्रिक सिर्फ किस में लगेगी जल्दी बताओ? KMnO4। यहां कहीं मीडियम दे रखा है? नहीं। तो कौन सा मीडियम लोगे? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 5। यहां क्या हो गया? 5। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बात खत्म नहीं हुई। 5 हो गए, इसका कोफिशिएंट मिल गया, मिल गया। अब इसका कितना होगा ये देखने वाली बात है। इधर देखो, अब इसका इसका तो एन फैक्टर मिल गया। अब SO2 है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। ये बंदा इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो 4 से बढ़ा के कितना कर देगा? 40 कर देगा क्या? जितनी मैक्सिमम है 6। तो इसका एन फैक्टर बोलो 2। यहां खट से 2 कर दो। अब सवाल क्या था भाई? 1 मोल SO2 के साथ में क्या होंगे? तो क्या 2/5 नहीं हो गया? हो गया सवाल। दिक्कत क्या है? नहीं समझे? हैं? रुको, ये हो गया बेटा। और अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि KMnO4 की रिएक्शन SnCl2 से हुई, और SnCl2 के 1 मोल के साथ में KMnO4 का कै मोल रिएक्ट करेगा? देखो कैसे दिमाग चलता है। मीडियम मेंशन है, पढ़े लिखा इंसान तुरंत बोलेगा 5। सर इसका तो पता ही नहीं SnCl2 क्या करेगा। SnCl2 में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी? +2। ये कन्फर्म है, ये बढ़ाएगा। अब 3 4 5 10 50 100 लाख 2 लाख कुछ तो करेगा। अब ये तो पता नहीं किसमें होगा। देखो कैसे दिमाग चलाते हैं। टिन किस ग्रुप का सदस्य है? कार्बन का। कार्बन फैमिली मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कितनी है? 4a। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 है कितना? 2 है कितना? 2।
एन फैक्टर बोलो 2, निकाल लो जितने मोल का निकाल लो। यहां भी 2/5 हो। ऐसे आते हैं पीएमटी में क्वेश्चन, ऐसे आते हैं पीएमटी में क्वेश्चन। कर लोगे, मैं मानू कर लोगे, लेकिन बेटा कम से कम हर टॉपिक के दो दो एक एक क्वेश्चन कर लेना, ये ध्यान रखना। और कर लोगे और बड़े आराम से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो रिडॉक्स इतना ही था, बैलेंसिंग तक उसका सिलेबस